कि यूपी के सारे साथियों को मेरा लाल सलाम। मैं आभारी हूँ कि आपने ये प्रोग्राम रखा जिसमें हम जो अभी नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है सरकार द्वारा 29 जुलाई और 30 जुलाई को, उसके बारे में अपने ख्याल रखना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये हमें सोचना चाहिए कि इस आपदा के बीच में जब हमारे देश में कोविड के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि अब विश्व में हम लोग एक दिन में सबसे ज़्यादा लोग जो संक्रमित हो रहे हैं इसकी हमें अब इसका श्रेय मिल रहा है। और लॉकडाउन की वजह से एक ज़बरदस्त जो रोज़गार पे प्रहार हुआ है, उसके पहले से रोज़गार का बुरा हाल चल रहा था, लेकिन अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से हो रही है। बीमारी में जूझ रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, और ख़ास तौर से शिक्षा को लेके एक ज़बरदस्त जो कहते हैं कि समाज में पहले से गैर बराबरी थी और ज़्यादा गैर बराबर हो गया है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी हैं और ना टीचर इसके लिए तैयार है, ना हमारे पास कोई साधन है, ना हमारी कोई ट्रेनिंग है, और स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में गरीब जनता के पास कोई इंटरनेट का ज़रिया नहीं है। कंप्यूटर, अब मध्य प्रदेश के आंकड़े ले लीजिए, 2.7% ही लोगों के पास कंप्यूटर है, ना स्मार्टफोन होता है। कितने सारे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो सर्वे किए तो पता चला कि जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतने सारे स्टूडेंट्स के घर में बिजली ही नहीं आती है, तो इंटरनेट की बात तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान होके, मतलब हमने ऐसे भी कुछ बातें सुनी हैं कि बहुत ही सीरियस कदम कुछ बच्चों ने उठाए हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास अपनी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। और इस बीच में बड़ा अभियान, एक आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स का कि आप ये जो ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होने वाला है इसको आप बंद कीजिए, इससे बहुत नुकसान होगा, इससे हमारे समाज में गैर बराबरी बहुत बढ़ गई है। तो इस सब प्रॉब्लम्स को लेके इसके बीच में जब कोई चर्चा इस पर अभी नहीं हो पाई, जितने लोगों ने अपने तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजे थे सरकार को, और इसमें कई हज़ार रिप्रेजेंटेशन गए, सरकार खुद कह रही थी, जब ये पॉलिसी 2019 मई में अनाउंस हुई, उसके बाद जितने भी रिप्रेजेंटेशन गए, जितने भी आपके टीचर्स के ट्रेड यूनियन हैं, स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी को भी बुला के कोई डिस्कशन इस पर, कोई बातचीत इस पर नहीं हुई, और पार्लियामेंट के सामने भी नहीं रखा गया। अगर आप इतनी बुनियादी इसमें बदलाव ला रहे हैं तो कम से कम पार्लियामेंट में तो आपको रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही हैं। तो पार्लियामेंट को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके क्यों इनको लगा कि अभी हमें इसी वक्त ये नई शिक्षा नीति ला के लागू करनी है कैबिनेट द्वारा? इसके पीछे कारण क्या है? दूसरी चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमें दिखता है वो सच्चाई नहीं है, कि पर्दे के पीछे जो है उसको बहुत कोशिश की गई है छिपाने की। लेकिन हम भी जानते हैं कि हम जब ये नई शिक्षा नीति के बारे में हम अगर अपनी समझ बनाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा 2-3 बातें। एक तो पिछले कई सालों से शिक्षा के मामले में किस तरह की नीतियाँ, किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। हम जो देख रहे हैं लगातार इसमें निजीकरण के कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर यानी कि बाज़ार से लोन लेके शिक्षा संस्थान चलाएं। पहले से बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका था, 60% हायर एजुकेशन में, और स्कूल में तो पूछो मत, क्या स्कूलों की हालत हो गई थी। हम देख रहे हैं कि 47 के बाद से जितनी गिरावट हमारी स्कूल शिक्षा में आई है, ख़ास तौर से 90 के बाद जब ये उदारीकरण हुआ, और यही चीज़ अब उच्च शिक्षा में की जा रही थी। तो जितने कानून बन रहे थे हीफा को लेके, जैसे कि एक लोन लेने की
का सिस्टम हो कि आप लोन लेके चलाओ और लोन लेने के लिए आप अपनी ज़मीन गिरवी रख दो, यूनिवर्सिटीज़ अपनी ज़मीन गिरवी रख दें और स्टूडेंट्स की फ़ीस इतनी ऊंची कर दें ताकि वो लोन वापस देने के लिए उनके पास पैसा हो। ये सब जो चल रहा था, इसके खिलाफ हम संघर्ष भी कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमने रोकी और कुछ हम नहीं रोक पाए। तो सबसे पहले तो ये है कि सरकार ज़मीन पे कर क्या रही है। कितने सारे हज़ारों स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, बेच दिए गए प्राइवेट लोगों को। और जितना भी स्कूली शिक्षा में भी जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन पहले ही हो गया था। कितने लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। ये सारे जो निजीकरण की तरफ जो एक हमारा झुकाव इस सरकार का ही नहीं, पिछली सरकार का भी था। इस सरकार ने तो बहुत तेज़ी से उसको आगे किया। एक तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा ये है कि 2016 में इस सरकार ने एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बैठाई थी, उनकी रिपोर्ट आई। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कुछ लीक हुआ, हमने अपना इस पे जो रिएक्शन था दिया। और इसके बाद हमने सुना कि एक और कमेटी बना दी गई है, कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम आया। उसमें भी कुछ चीज़ें पब्लिक में आई और फिर छिपा दी गई कि नहीं ये नहीं था। और जो हमको पता चलता, उसमें जो हमें ठीक नहीं लगता था उसके बारे में हम अपना जो रिप्रेजेंटेशन है, अपना क्रिटिक है, हम देते। लेकिन उसके बारे में भी कुछ ठोस नहीं आगे किया गया। जब ये इलेक्शन जीत के 2019 में आए तो 2019 मई में 31 मई को इन्होंने उस कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी। पहली दफ़ा 484 पेज की रिपोर्ट थी। और उसमें अगर हम पूरा पढ़ें तो देखेंगे किस तरह से कि पूरा का पूरा निजीकरण का ढांचा था कि जो बचा कुचा भी सरकार चला रही है, सरकार का जिसमें अनुदान आ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत चल रही है और जो रेगुलेशन के तहत हमारी नियुक्ति होती है, फीस होती है, हमारी तनख्वाहें होती, प्रमोशन होता है और एक कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर हैं, कहीं ना कहीं जो कानून अभी चल रहा है उसके तहत कोई भी ज़िला अधिकारी कोई प्राइवेट स्कूल से भी पूछ सकता है कि आप ये कितनी फ़ीस ले रहे हैं और क्यों इतनी ले रहे हैं और आप इस रूल के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। अभी तक तो ये था। लेकिन जो 2019 में मई में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई उसके तहत ये पूरा का पूरा आप उनके ऊपर छोड़ रहे थे कि जो प्राइवेट लोग चलाएंगे ये स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, तो वो खुद तय करेंगे कि हमें क्या फ़ीस लेनी है, क्या कोर्स पढ़ाना है, किसको नियुक्त करना है, क्या उसका क्वालिफ़िकेशन होगा, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर रखे जाएंगे। सारी बातें बस एक फॉर्म फिल कर देंगे, भर देंगे कि हम अपना ये जो बातें हैं हम अपना जो उद्देश्य है हम वेबसाइट पे डाल देंगे, बाकी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा सरकार द्वारा। तो ये एक पूरी की पूरी जो निजीकरण का जो एक ढांचा बना था। स्कूल में भी लगातार ये बात कही थी स्कूली शिक्षा के बारे में कि स्कूलों को बंद किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा और बच्चों को दूर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्कूल को मर्ज करेंगे, बजाय ये सोचने के कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, स्कूलों की हालत ऐसी क्यों हो रही है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, कितने टीचर हैं, क्या संसाधन है, नहीं, अगर ठीक से नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं, तो आप बंदी कर देंगे। तो ये सारी जो बातें थी उसमें हमने अपने इसके खिलाफ हमने रिप्रेजेंटेशन दिए और सारी यूनिवर्सिटी से गए और स्कूल के संगठनों से गए। हमारा एक बड़ा संगठन है जिसमें स्कूल के टीचर्स के संगठन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स के संगठन सब मौजूद हैं। उसको हम JFME कहते हैं, जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन। उनकी तरफ से भी हमने पूरा इसका एक जो क्रिटिक जिसको कहते हैं, इसको एनालाइज करते हुए, इसका विश्लेषण करते हुए कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो हमने दिया था। अब हमने देखा कि 2020 में आपदा के बीच में 19 जुलाई और 30 जुलाई को एक 60 पेज का, पहले 60 पेज का हमें दिसंबर में कुछ समरी दी गई थी 2019 के दिसंबर में, और अब एक 66 पेज का, यानी कि 6 पेज और आपने जोड़ दिए, एक अध्याय और जोड़ दिया, एक आपने उसका प्रेस रिलीज दिया। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि कैबिनेट में पास क्या हुआ, लेकिन इस 66 पेज के डॉक्यूमेंट में कहीं भी जो पुराना
कस्तूरी रंगन रिपोर्ट 484 का जो था उसमें किसी चीज़ का खंडन नहीं किया गया। हाँ, एक आध चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं। RTE एक्ट जो है, जो शिक्षा का अधिकार वाला जो कानून है, उसमें पहले कहा गया था कि इसको 18 साल की उम्र तक एक्सटेंड किया जाएगा। वो चीज़ पूरी तरह से हटा दी गई है। यानी कि जो एक तरीका था, एक आपका एक जैसे कानूनी फ़र्ज था सरकार था कि आप 18 साल की उम्र तक सबको एक गुणवत्ता वाली अच्छी सस्ती अफोर्डेबल शिक्षा देंगे, वो भी आपने RTE एक्ट का एक्सटेंशन वो भी हटा दिया। और किसी भी चीज़ का जो हमने क्रिटिसाइज़ किया था पहले, उसका किसी का खंडन नहीं किया है। तो हमें ये 66 पेज जो हैं, जो प्रेस रिलीज़ आया, उसको हमें वो 484 पेज के साथ पढ़ना चाहिए, तभी हमको समझ आएगा। ये 66 पेज में बहुत सारी मीठी मीठी बातें हैं। हमें ये करना चाहिए, समानता होनी चाहिए शिक्षा में, पैसे की कमी की वजह से किसी को शिक्षा के बाहर नहीं रहना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कैसे होगा ये नहीं बताया जाता है। कोई कानून आएगा जिसमें आप कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में इतनी फ़ीस नहीं ली जाएगी, या सरकारी स्कूल में फ़ीस ऐसी होगी, या वहाँ पे दोनों को बराबर के संसाधन मिलेंगे। आप कहते हैं कि आप प्राइवेट में और सरकारी में दोनों को आप अनुदान देंगे। अरे भाई, जिसको ज़रूरत है अनुदान की उसको नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइवेट वालों को क्यों अनुदान देंगे? सरकार का जो देश के गरीब जनता की पूंजी है वो उनको क्यों देंगे जो मुनाफा कमा रहे हैं? कहीं पे आपने नहीं कहा कि कोई कानून लाया जाएगा जिसके बेसिस पे आप इनको मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं देंगे, उसको एक ट्रेड नहीं बनाने देंगे। एक तरफ कहते हैं कि नहीं, कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए, इसको ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, इसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी कह सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको करवाने के लिए आपने कोई प्रावधान, कोई कानून, कुछ भी नहीं बनाया। आपने खुली छूट बल्कि दे दी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट मैनेजमेंट, हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तो साथियों, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे इतना ख़तरनाक पूरा ढांचा है, जैसे मुंह में राम बगल में, आप सब जानते हैं कि क्या होता है। तो इसी तरह से असलियत जो है ये बहुत ही कहते हैं भयावह है। और जो भी हिंदुस्तान में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का एक रहा है, एक अहमियत रही है, और उसको बजाय के मजबूत करने के यहाँ पे पूरी तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरा केंद्रीयकरण भी चाहती है। अब आप ये कहेंगे कि ये केंद्रीयकरण और रेगुलेशन ख़त्म करने दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये दोनों इस तरह से चल सकते हैं क्योंकि आप केंद्रीय एक ज़रिया होगा जैसे शिक्षा आयोग, उसके ज़रिए आप इस डीरेगुलेशन को सुपरवाइज़ करेंगे। अभी मैं और उसमें ज़रा सा तफसील से बताती हूँ। इसके पहले 3 बहुत अहम बातें हमें समझना ज़रूरी है, जिसके संदर्भ में हमें ये समझना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्यों है। ये 6 पेज जो एक्स्ट्रा हैं इसमें क्या है। नंबर 1, पहली बात, 1 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति, जो अभी खुलासा नहीं हुआ था तब तक, ये जो लास्ट में अभी आया है, 1 मई को कहते हैं कि नई शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु ऑनलाइन शिक्षा है। केंद्र बिंदु मतलब यानी उसकी रूह जो है वो है ऑनलाइन शिक्षा। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग सब इससे परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो गैर बराबरी का ढांचा है, उसी को आप अपनी नई शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। उनके ये कहने के तुरंत बाद मैंने अभी कुछ अखबारों की, चैनल्स की खबरें देखी पुरानी, उसमें जितने भी बिजनेस वाले अखबार थे, चैनल्स थे, उनमें ये लिखा था कि अब $3-4 मिलियन से अब हमारा $18 बिलियन का ऑनलाइन शिक्षा का धंधा हो जाएगा 2024 तक। इतना बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि ये सारा मामला क्या है, धंधे का, कि ये धंधा चलेगा और इसमें बड़े बड़े पूंजीवादी खूब पैसा कमाएंगे, और आम जनता का क्या होगा वो आप सोच सकते हैं क्या हाल हमारा हो रहा है अभी इस ऑनलाइन शिक्षा को लेके। ये तो पहली बात थी। और इसके बाद आप देखेंगे कि गूगल के जो ओनर हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने इसके तुरंत बाद ये अनाउंसमेंट, घोषणा की कि हम $4 या $5 बिलियन
अंबानी के ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से एकदम से लोगों का देश प्रेम जाग जाता है और वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है? ये धंधा है, ये मुनाफा कमाने का एक जरिया बन गया है। ये देश की जनता की बेहतरी के लिए है कि नहीं, इससे बराबरी आएगी कि नहीं, इसमें जनता को सही मायने में गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी कि नहीं, ये कोई नहीं सोच रहा है। तो ये एक तो ये नंबर 1 है, ये 1 मई की बात। उसके बाद आप देखेंगे कि 24 जून को हिंदुस्तान की सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता साइन करती है, एग्रीमेंट साइन करती है कि स्कूली शिक्षा में उसका किस तरह से दखल होगा। ज़रा सा कुछ उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो लोग, थोड़ा सा कुछ देंगे पैसा, और उसके लिए पूरी दखल अंदाजी वर्ल्ड बैंक हमारी स्कूली शिक्षा में करेगी। और वही वर्ल्ड बैंक जिसके दखल अंदाजी की वजह से आप देखेंगे कि जब 1991 के बाद जब उदारीकरण हुआ था, उसके बाद किस तरह से उन्होंने प्राइमरी शिक्षा जो सबसे अर्ली शिक्षा है उसको पूरी तरह से बर्बाद कराया कि आपको टीचर रखने की क्या ज़रूरत है, इतने टीचर क्यों रख रहे हैं, 2 टीचर रखो, और क्वालिफाइड टीचर की क्या ज़रूरत है, पैरा टीचर रख के काम चला लीजिए। और इस तरह से जो दखल अंदाजी हुई उससे प्राइवेटाइजेशन स्कूली शिक्षा में पहले ही आया, ख़ासतौर से टीचर ट्रेनिंग में उसकी क्वालिटी भी गिरी। तरह तरह के लोग जिनका अपना अपना एजेंडा था टीचर ट्रेनिंग में कूद पड़े, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। आपने देखा है कि किस तरह से स्कूली शिक्षा में ही, प्राइमरी शिक्षा में ही ये एकल विद्यालय कहीं चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं। एक तरह की जो सोच है मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पितृसत्ता को समर्थन देने वाली, जातिवादी में विश्वास करने वाली, इसको बहुत छोटी उम्र में बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। इसी चीज़ से आप ये भी समझ जाएंगे, मैं जोड़ दूंगी ये बात भी, कि क्यों एकदम से इतना ज़्यादा जोर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन पे दिया जा रहा है कि उम्र 3 साल से लेके जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। और अगर देना भी चाहते हैं, कुछ लोग कहने की बड़ी काबिल तारीफ़ है कि देना चाह रहे हैं, वही सरकार जिसने 6 साल के कम की उम्र के बच्चों को पूरे राइट टू एजुकेशन से बाहर कर दिया था। उसमें पता नहीं कितने 17 करोड़ बच्चे बाहर हो गए थे। क्यों अब उनको लग रहा है कि हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है, जबकि आपके पास कोई क्वालिफाइड टीचर्स लगाए नहीं आपने। इतने 11-12 लाख पद मैंने बताया था खाली पड़े हुए हैं, और टीचर्स ट्रेनिंग में भी जो ट्रेन करने वाले हैं उनके भी पद खाली पड़े हुए हैं, और आप नियुक्तियां कर नहीं रहे हैं। तो और क्या कहते हैं कि कैसे आप उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसमें लिखा है कि आप स्वयं सेवकों को बुलाएंगे, सोशल वर्कर को बुलाएंगे, NGO को बुलाएंगे, और जो समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षित है उसको कहेंगे आप आके पढ़ा दो। यानी कि पूरा जो है कि एक फॉर्मल एजुकेशन में आप क्वालिफाइड लोगों के बजाय आप तरह तरह के लोगों को लाएंगे। हम समझ सकते हैं कैसे किस तरह के लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें हमारे बहुत ही अच्छा, मैंने एक उनका वो सुना था, इसी पे बात अपनी रखी थी प्रोफेसर अनिल सतगोपाल ने। उन्होंने ये भी बताया कि नागपुर में पूरी तैयारी हो रही थी। एक प्रोफेसर ने बताया था कि कैसे RSS जो है हमारे इस 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों की ट्रेनिंग में पूरी तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा था कि आपको उनको किस तरह से पढ़ाना है। तो जो स्वयं सेवक आएंगे, जो NGOs आएंगे, जो एकल विद्यालयों को सौंपा जाएगा ये काम, और तीसरा एक परोपकारी लोगों को, परोपकार यानी कि बजाय कि सरकार करे, आप देखेंगे कि कोई परोपकार करेगा, दान देगा, और उसमें भी हम देखेंगे कि या तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आके इसमें अपना इस पे काबू पाएंगे, और या तो उसमें हमारे जो पहले से ही चलते आ रहे हैं एक ख़ास तरह के रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए, RSS से जुड़े हुए जो पूंजीवादी हैं, वो इसमें अपना धन लगा के और अपने वॉलंटियर्स को भेज के किस तरह से एक कम उम्र के बच्चे के दिमाग में क्या क्या बातें डाली जाएंगी। वैसे ये जो बातें आम तौर से करते हैं, जातिवादी बातें करते हैं, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के लिए कोई वो दर्द नहीं, और महिलाओं को लेके जो पूरा दख्यानूसी जो सोच है वो पूरी तरह से इनके मन में डालने वाली बात है। तो ये सारी बातें जो हैं
बहुत ही ख़तरनाक हैं कि जब तक आपने इसकी तैयारी नहीं की, आपने क्वालिफाइड टीचर्स को नहीं रखा, आपने सरकार ने खुद जिम्मेदारी नहीं ली, टीचर्स ट्रेनिंग की, टीचर्स नियुक्ति की, पद नहीं भरे, और आप कहते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाएं पढ़ा देंगी लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनका खुद बुरा हाल है, उनको तनख्वाहें पता नहीं कब से नहीं मिल रही हैं, और उनकी ट्रेनिंग लिटरेसी में और गणित में ट्रेनिंग लिटरेसी देने की उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो ये पूरा जो है आप एक मतलब खुली छूट दे रहे हैं लोगों को कि कुछ भी आके वहाँ पे आप बच्चों के संग करें, और ये बच्चों के जो शुरू से ही दिमाग में गलत तरह की धारणाएं डालने की का प्रयास लग रहा है कि ये पूरा इसकी तैयारी है। दूसरी तरफ जो तीसरी बात मैं बताना चाह रही थी कि पहला 1 मई को प्रधानमंत्री ने जो ऑनलाइन शिक्षा हमारी मतलब जैसे कि इस नई शिक्षा नीति की पूरी रूह है ये बताया, उसके बाद 24 जून को वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता साइन किया, इसके बाद 7 जुलाई को सरकार ने क्लास 9 से क्लास 12 के शिक्षा में जो पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सिलेबस है, उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर काट दिए गए। इससे आपको पता चलेगा कि जब ये सिलेबस की बात करेंगे तो क्या मंशा होगी, किस तरह से ये किन किन चीज़ों को हमारे बच्चों से दूर करना चाहते हैं। इसमें आ गया आपका पूरे संविधान में जो बहुत ज़रूरी, जो बहुत ही बुनियादी मूल्य हैं, उन्हीं पे चैप्टर काटे जा रहे हैं। एक है हमारी सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और हमारी सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, और भी जितने भी जन आंदोलन रहे हैं, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के कई हिस्सों को काट दिया है, और जो एनवायरनमेंट को लेके बड़े बड़े आंदोलन रहे हैं कि बड़े डैम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें जो हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सब हटा दिया ताकि एक गैर वैज्ञानिक सोच हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आसानी से डाली जा सके, जो और भी तरीक़ों से डाली जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत तरह तरह के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, और गैर वैज्ञानिक सोच जो है वो बनाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से, लोगों को, जनता को भीड़ में बदला जा सके। तो ये चीज़ें हटाई जा रही हैं, और उसमें ये भी हटाया गया और ये कहा गया कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई हो नहीं पाई, तो हम सिलेबस कुछ कम कर रहे हैं। लेकिन जब मार्च तक तो पढ़ाई हुई थी, तो कितना 30% आप सिलेबस काट रहे हैं, किस बुनियाद पे? और ये भी कहते हैं कि हमारे पास 1500 इसमें सुझाव भी आ गए थे। तो जाहिर है पहले से तैयारी थी, कहाँ से सुझाव आए हम समझ सकते हैं कि इनके तो बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं कि ये सब हटा दो। और उसमें नागरिकता कानून को लेके भी ये बात है, नागरिकता का भी चैप्टर इन्होंने काटा है, यानी कि एक मतलब दिखाने के लिए कि आप लोग नागरिकता की बात कर रहे हैं। नागरिकता कानून में जो संशोधन, जो गैर संवैधानिक संशोधन लाया था कि आप धर्म के बेसिस पे आप नागरिकता देंगे, और इस पे बहुत बड़ा विरोध पूरे देश में चल रहा था। उसके जवाब में ये था कि ना नागरिकता का चैप्टर ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि नागरिकता होती क्या है। तो वो सब चीज़ें जो चेंजेस इसमें किए गए हैं, इसमें बहुत ही मतलब साफ है कि किस तरह से किस तरफ हमको ढाला जा रहा है, हमारी नई पीढ़ी को किस तरफ ढाला जा रहा है, और यही चीज़ आगे होने की भी उम्मीद है। तो ये 3 जो पृष्ठभूमि में 3 बेसिक चीज़ें कि 1 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ही हमारी रूह है, और फिर ये 24 जून और 7 जुलाई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ऑनलाइन शिक्षा ही हमारी रूह है, सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो चालू हो गया, इतना उसमें पैसा आने लगा, कितने बिलियन डॉलर की बात हो रही है। तो उसके बाद यूजीसी जो कह रही थी तब तक कि ठीक है हम कह रहे हैं कि आप इस तरह से इस आपदा में एग्ज़ाम कर लो पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए, और अगर हर यूनिवर्सिटी तय कर ले अपने लिए, और हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ तय कर ले, हर स्टेट तय कर ले कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और कैसे करेंगे। थोड़ी छूट थी पहले अप्रैल में, लेकिन जब ये 1 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कह दिया तो फिर जाहिर है कि यूजीसी को क्या मजाल कि वो अपनी बात पे टिकी रहे। उन्होंने 6 जुलाई को एक गाइडलाइन नोटिफिकेशन निकाला कि अब हर स्टेट को और हर यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम करना ज़रूरी है। मतलब ये कहा कि आपको एग्ज़ाम करना ज़रूरी है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन या मिक्स करके हो सकता है। जाहिर है सबको मालूम है कि जब
बीमारी इतनी बढ़ रही है तो ऑफलाइन तो हो नहीं पाएगा। तो ये पूरा एक ज़मीन तैयार की जा रही है कि आप ओपन बुक ऑनलाइन एग्ज़ाम करें, ताकि आपकी नई शिक्षा नीति की जो केंद्र बिंदु, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो उसकी रूह है, उसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादी और इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अभी इसी वक्त ये चालू हो जाए ताकि हम लोग मुनाफा कमाना शुरू कर दें। जनता का क्या हाल होता है इससे किसी को फिक्र नहीं है। सबको मालूम है कि हमारे स्टूडेंट्स का बुरा हाल है और कई स्टेट्स ने कह दिया हम तो कर ही नहीं सकते हैं, और स्टूडेंट्स इतना परेशान है, इतने टेंशन में हैं, रोज़गार को लेके घर में परेशानी है, एक कमरा किसके पास है कि बैठ के एक एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, और पूरा जो ट्यूटर इसके लिए तैयार किए जाते हैं कि आप आके एग्ज़ाम दें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कौन दे रहा है एग्ज़ाम। तो चीटिंग का पूरा इसमें प्रावधान है। बेईमानी को एक, आप जैसे कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल बना रहे हैं कि आप व्यवस्था कर रहे हैं कि बेईमान होगे तो बहुत अच्छा, तुमको हमें नंबर मिल जाएंगे। तो पूरा हमारा जो मेहनत से बनाई हुई शिक्षा प्रणाली है, उसकी उसकी एक पूछ है, उसकी एक हमारी समझ है, और उसकी उसका एक वजूद है, वो पूरा ख़त्म करने का प्लान है। आप पैसा दो, एग्ज़ाम करवाओ, डिग्री लो, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, सवाल पूछने के लिए, जो क्लासरूम में सवाल पूछे जाते हैं, मिल के सोचा जाता है। क्योंकि शिक्षा का मकसद है क्या? शिक्षा का मकसद यही नहीं कि सिर्फ के रोज़गार दिलवाएं, वो भी नहीं मिलेगा आपको। आप इस तरह से अशिक्षित रहेंगे तो आपको सस्ता रोज़गार देके आपको टरका दिया जाएगा। लेकिन उसका असली मकसद है कि आप हमारे देश में सही मायने में जमहूरियत आए, हमारे लोगों को ये ज़रिया मिले कि अपनी ज़िंदगी वो बेहतर कर पाएँ। जिस देश में इतनी सदियों से सामंतवादी और जातिवादी और पितरी सतह की जो सोच है, जो जड़ें हैं, और हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े बाहर ही रहे हैं इस पूरे के, बजाय उस चीज़ को समझने के, बजाय उसका कोई उपाय निकालने के, बजाय हमारे जो बड़े बड़े आंदोलनकारी जिन्होंने लगातार मेहनत की कि जनता के लिए, पिछड़े आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा हो, खुले उसके दरवाजे खुले, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इनका कोई नाम नहीं है। कोई जो हमारा एजुकेशन कैसे बना, हमारी शिक्षा प्रणाली में किसका किसका योगदान रहा, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों, चाहे वो महात्मा फूले हों, सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको पूरा नज़रअंदाज करके आप बाहर से कुछ अमेरिका या कहीं से मॉडल ला के हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त गैर बराबरी पहले से है। तो बजाय कि गैर बराबरी को दूर करने के ये जो शिक्षा नीति ला रहे हैं, उससे और ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। हर लेवल पे ये कोशिश है कि बाहर निकल जाएं। ये एंट्री एग्ज़िट की बात करते हैं, एंट्री तो कम होगी, एग्ज़िट ज़्यादा होगा। ये कोई ना कोई बहाने से आपको बाहर करेंगे। पहले हमारे बाल मजदूर कानून में लिखा था कि 14 साल की उम्र तक किसी बच्चे को किसी काम में, रोज़गार में नहीं लगाया जा सकता है, अगर लगाएंगे तो दंड मिलेगा। इन्होंने इसमें 2016 या अभी हाल में संशोधन करके कह दिया कि 14 साल की उम्र के पहले जो बच्चे अपने परिवार के जो ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है, फैमिली का रोज़गार है, उसमें लग जाएं तो हम उस पर कोई दंड नहीं मिलेगा, उसमें कोई रोक नहीं। यानी कि आपका जो जाति व्यवस्था के अनुसार जो आपके बाप दादाओं का काम है, उसमें आप लग जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं है। और अगर ये करेंगे तो आप साथ साथ पढ़ाई कैसे करेंगे? तो ये पूरी साजिश है कि आप पढ़ाई से अलग कर दिए जाएं, आप उतना अच्छा ना कर पाएँ और फिर आपको बाहर निकाल दिया जाए। फिर आपसे कह देंगे ओपन स्कूल से पढ़ लो। हर लेवल पे बाहर निकालने का प्लान है। छोटा सा कोई सर्टिफिकेट दे के बाहर कर देंगे, फिर आपको कौन सा रोज़गार मिलेगा? ख़त्म कौन लोग करेंगे? अभी भी हमारे जो दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो आखिर तक 12वीं तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सारे आंकड़े देखिए। लेकिन अब तो और ज़्यादा ये बात बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप उच्च शिक्षा में भी देखिए कि क्या कर रहे हैं। एक तो पूरा ढांचा देखिए कि क्या होगा। मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, कि ये पूरा केंद्रीकरण भी चाहते हैं और डीरेगुलेशन भी चाहते हैं। तो अगर आप वो कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, उसमें ये साफ लिखा है
कि अभी हमारे करीब 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनको कहते हैं, हायर उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, और हम चाहते हैं कि अब कुल 15,000 हों, यानी कि काट के कम कर दें, जोड़ दें, मिला दें, मर्जर कर दें, बजाय कि बढ़ाने के उसको कम किया जा रहा है। जबकि पहले से हमारे जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन बहुत कम हैं और इतनी मारामारी होती है किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन लेने की। प्राइवेट में जाने के लिए तो आपको लाखों रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि कोई अफिलिएटिंग सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी साथ जुड़े हुए हैं, करीब 70-80 कॉलेज हैं और हमारी यूनिवर्सिटी है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई एफिलिएटिंग सिस्टम नहीं होगा। पहले कहा था कि 2021 तक सब ख़त्म कर दिया जाएगा, अब कह रहे हैं कि हम थोड़ा और समय देंगे दिखाने के लिए कि चलो आपके पास थोड़ा समय है, 2035 तक कोई एफिलिएटिंग नहीं होगा, सब कॉलेज अलग अलग हो गए, ऑटोनमस। 3 तरह के संस्थान होंगे, एक होगा जिसमें सिर्फ रिसर्च होगा, एक होगा जिसमें रिसर्च और टीचिंग होगा, एक में सिर्फ टीचिंग होगा। यानी कि ज़्यादातर हम लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं हमारे यहाँ सिर्फ टीचिंग होगी, हम सब अलग अलग होंगे, हमको स्वायत्त कर दिया जाएगा, ऑटोनमस कर दिया जाएगा। और हमारा जो गवर्नेंस है वो कैसे होगा, सब संस्थाओं में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा जो सब कुछ देखेगा। आप देखेंगे कि बड़ी होशियारी से ये 66 पेज में इन्होंने इस बात को थोड़ा सा वो घुलमिल करके, मतलब डिटेल नहीं बताया। डिटेल है आपका कस्तूरी रंगन कमेटी के 484 पेज की रिपोर्ट में, जिसका खंडन नहीं किया गया है। उसमें लिखा है कि A to Z सब चीज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी कि क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा। अगर वो सोचते हैं हिस्ट्री पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे, संस्कृत की ज़रूरत नहीं है, फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, उसको ख़त्म कर देंगे, जो बाज़ार में चलेगा उसको चलाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा और क्या उसमें कंटेंट होगा। एक सरकार कुछ बताएगी इसके अंदर ही अंदर आपको कंटेंट रखना है, तो क्या कंटेंट होगा उसमें, कोर्स में क्या, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर मिलेंगे, ये खुद तय करेंगे। अभी तो यूजीसी बताती है कि आपको ये कोर्स चला सकते हैं आप, ये रिकग्नाइज कोर्सेज हैं, आपको इतने स्टूडेंट्स पे इतने टीचर चाहिए, है ना, 20 में 1 या 30 में 1, जो भी उनका आजकल चल रहा है आंकड़ा, और क्वालिफिकेशन ये होने चाहिए। नहीं, अब यूजीसी ही नहीं होगी, कोई नहीं बताएगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी टीचर के, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा क्वालिफिकेशन। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा उनके सर्विस कंडीशन, कि आपको कच्चे रखने हैं तो कच्चे रख लेंगे, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आप तय कर लो, सेम क्वालिफिकेशन वाले को अलग अलग तनख्वाह देंगे वो भी आप तय कर लो। और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा, हाँ, अब फीस कितनी फ़ीस लेना चाहते हैं स्टूडेंट से वो आप तय करेंगे। कोई रोक नहीं होगी कि इतनी फ़ीस से ज़्यादा आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2/3 कौन होंगे, सरकारी नुमाइंदे, जो फंडिंग करेगा यानी कि कॉर्पोरेट घराना, क्योंकि अब ये जाहिर है कि फिर सरकार फंडिंग नहीं करेगी, लेकिन जो मेन फंडिंग करेगा उसके नुमाइंदे होंगे। लिखा है प्राइमरी फंडर, यानी कि सरकार नहीं कह रही कि हम फंड करेंगे, तो प्राइमरी फंडर अंबानी अडानी या जो भी जिसको दिया जाएगा वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो उसके नुमाइंदे होंगे। और तीसरा कहते हैं कि पब्लिक के कुछ जाने माने लोग होंगे। अब कौन तय करेगा कि जाने माने लोग कौन हैं, जाहिर है शिक्षा आयोग तय करेगा। और किस नियत से तय करेगा, जो भी उनकी नियत जो साफ जाहिर है, किस तरह से उन्होंने कोर्स में जो कटौती की है और किस तरह से पूरा ये भगवाकरण जो चल रहा है हमारे देश भर में, स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, जाहिर है कि उसी नज़रिए से इस तरह के लोग डाले जाएंगे उसमें जो उनके ही आइडियोलॉजी को, उनकी एक जो हमारे संविधान के विरुद्ध जो कई सारी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लागू करने की पूरी खुली छूट होगी। तो ये 3 तरह के लोग 2/3 होंगे, और वो 2/3 तय करेंगे कि वो 1/3 बाकी जो बचे हुए हैं कॉलेज के अंदर से कौन टीचर होंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन वर्जित है। आप देखिए उसमें लिखा है कोई इलेक्टेड यानी कि चुना हुआ नुमाइंदा प्रतिनिधि, जैसे आज हमारे टीचर के चुने हुए प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हैं, एकेडमिक काउंसिल में जाते हैं, हमको यूनिवर्सिटी चलाने में हमारा प्रशासन में एक रोल रहता है जिसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश वैसे भी की है, लेकिन अब तो वे कानूनन ख़त्म कर रहे हैं कि लिख दिया है कि आपको चुने हुए नुमाइंदे नहीं रखने हैं तो आप हैंड पिक करके रखेंगे उसमें, और कोई यूनियन नहीं अलाउड होगा, खासतौर से टीचर का तो बिल्कुल नहीं अलाउड होगा। तो
आपकी जो परेशानियां हैं, आपके ग्रीवेंसेस हैं, वो कहाँ आप रखेंगे? कोर्स बनाने में भी अगर कुछ कहना चाहेंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या कर लेंगे? 2/3 तय कर लेंगे कि हिस्ट्री में हमें स्वतंत्रता संग्राम नहीं पढ़ाना है, और वो कह दिया तो कह दिया, या कुछ गलत डाल देंगे कि जो चीज़ हुई नहीं है वो डाल देंगे कि नहीं ये हुई है, हम तो इसी को करेंगे क्योंकि ये हमारे कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखा है कि ये हुआ था। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा के जो कंटेंट है उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। टीचर की ज़बान बिल्कुल काट दी गई है। आप समझिए कि अगर टीचर बेज़ुबान हो जाएगा, उसका नुमाइंदा, उसकी आवाज़ अगर नहीं पहुंचेगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में या कहीं भी, वो अपनी बात रखने से डरेगा क्योंकि कल को उसको नौकरी से निकाला जा सकता है ना। तो अगर ये हाल होगा तो किस तरह की गुणवत्ता आप शिक्षा में देंगे? वो कौन सी शिक्षा, वो कौन सी गुणवत्ता है जो अपने स्टूडेंट्स को आज़ाद सोच और मतलब इंडिपेंडेंट सोच जिसको कहते हैं, थिंकिंग, और सवाल पूछने की जो प्रणाली है कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों गैर बराबरी है और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। हज़ारों चीज़ें, आपकी शिक्षा आगे बढ़ ही नहीं सकती, गुणवत्ता आ ही नहीं सकती, क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती अगर आप सोचने की, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी नहीं देंगे। तब तो आप ये कि किसी को रटा रटाया कह दो कि ये है और आपको यही बोलना है और सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कोई ना जमहूरियत है ना शिक्षा है। शिक्षा को पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश है। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सबसे ख़तरनाक यही है कि उनको मनमानी है। अब ये कह दिया है, जो 66 पेज आए हैं, कि नहीं, लेकिन जो शिक्षा आयोग के अंदर 3-4 हम लोग ये बॉडीज़ बनाएंगे, जो कोर्स बनाएंगे, जो देखेंगे कि अब एक संस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही, उसका एक्रेडिटेशन करेंगे, अगर ठीक से नहीं चल रही तो उसको बंद कर दो या मर्ज कर दो, जो भी है। और तीसरा कि फंडिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, सब अलग अलग होंगे। और पूरा जो एम्फेसिस होगा वो ये होगा कि हम मॉनिटर करेंगे कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, कितना पैसा संस्था के लिए ला पाया, कितना कमाया उसने संस्था के लिए, ये सब देखा जाएगा। लेकिन कितना सरकार पैसा देगी उसमें, ये कहीं नहीं है। वो लिखा गया है कि अब हमें इनपुट से बहुत ज़्यादा, हमने इनपुट की बात कर ली कि सरकार को पैसा देना चाहिए, हमें अनुदान चाहिए, ज़मीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चाहिए। उसकी अब हम बात नहीं करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि आउटपुट क्या होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हो, कितने एग्ज़ाम पास कर रहे हैं और कितनी आपने कमाई की। जाहिर है इस पूरे पॉलिसी में कहीं भी रिजर्वेशन पॉलिसी की बात नहीं है। बड़े मुश्किल से लड़ झगड़ के अपने संविधान में जो SC/ST के लिए रिजर्वेशन लागू था और फिर बहुत बाद में जाके मंडल कमीशन के बाद OBC के लिए लागू कराया था, सिर्फ सरकारी संस्थाओं में। उसके बाद नियुक्तियां ही बंद हो गई। इतने हज़ारों प्रॉब्लम्स, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पाते हम लोग, क्योंकि पूरा जो संपन्न समाज है वो नहीं चाहता है कि बराबरी हो। वो चाहता है कि हमारे ही लोग, हमारे बिरादरी के लोग, हमारे नाती पोते, उन्हीं के लिए ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है वो बचा के हम रखे रहें। तो इसके लिए आम जनता को लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, और लड़ के जो भी हासिल हुआ है, लड़के हासिल हुआ है अपने हक के लिए। और उसमें जो चेंजेस आए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसी में हो, और उसमें बार बार जो चेंज आता है कि बाहर कर दिया जाए, फिर भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत हम अपने दलित साथियों को, आदिवासियों को अंदर लाने की, हमारी इस सिस्टम में लाने की थोड़ी सी कामयाबी जो हुई थी, उसको भी अब ख़त्म करने की पूरी साजिश है। इस पूरी पॉलिसी में कोई ये समझ नहीं है कि देश की आम जनता, 90% जनता जो है वो बाहर है इस पूरे संसाधन, इन शिक्षा संस्थाओं के। उनको कैसे अंदर लाया जाए, विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, हर लेवल पे पॉलिसी बनाने के जितने भी वो ज़रिए हैं उसमें लाया जाए। बजाय इसके ये है कि किस तरह से पूरा का पूरा कॉर्पोरेट को आप पूंजीवादियों को पकड़ा दो और आम जनता बाहर हो जाए तो हो जाए आपकी। और 4 साल का प्रोग्राम आपको लागू करना है, जो हमारे यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया था ज़बरदस्ती, और इतना ख़राब था कि सारे स्टूडेंट सड़कों पे निकल आए कि हमें ये नहीं चाहिए। जब सरकार के पास पैसा कम है, खुद ही कह रही है, तो उन्हीं बच्चों पे 4 साल तक क्यों खर्च करेगी? 3 साल में अच्छी तरह से शिक्षा जैसे यूरोप में होती है करके आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और उनको रोज़गार दीजिए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आप
किसके कहने से ये 4 साल का ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। और अब जगह तो है नहीं बैठने की, एग्ज़ाम कराने के लिए आपके पास जगह नहीं है कि कैंटीन में बैठ के एग्ज़ाम कराते हैं। इतने सारे स्टूडेंट बढ़ा दिए गए हैं। हमारा जब इनटेक बढ़ा था 2007 में, जब ओबीसी रिजर्वेशन आया था, उसकी वजह से हमारा 54% इनटेक बढ़ा दिया गया था। तो बैठने की जगह नहीं है, एक एक क्लास में 200 बच्चे पहले से हैं। तो आप कहाँ से 4 साल के बच्चे, 4 साल का प्रोग्राम के सारे सालों के बच्चों को एक साथ बैठाएंगे कहाँ, और वो भी आपदा के बाद। आपदा के बाद एक चीज़ तो आपको सीखनी चाहिए थी कि निजीकरण से कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका जहाँ पे सबसे ज़्यादा निजीकरण हुआ हेल्थ सर्विसेज में, उसका सबसे बुरा हाल हो गया था कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि ना वहाँ पे टीचर के, डॉक्टर के, नर्स के पास ढंग से पीपीए मिले, ना उनके पास बोलने की आज़ादी कि हमारे पास ये नहीं है ज़रिए, और वहाँ पे इतने मेडिकल स्टाफ की मौतें हो गई। तो उनका हम लोग जो फेल मॉडल है उसको हम कॉपी करेंगे कि ऐसे मॉडल जो कई देशों में, कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हमारे यहाँ केरला में भी और भी कुछ देशों में एक बहुत मजबूत पब्लिक फंडेड हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसी की वजह से वो अपने लोगों को कुछ बचा पाए हैं। इसी तरह से जो ज़रूरी चीज़ें जैसे शिक्षा है, सबको शिक्षा चाहिए। शिक्षा के बगैर आप ये गैर बराबरी को कम नहीं कर सकते हैं। तो आपको सरकार की तरफ से शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, और भी जैसे है आपके पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। आपके ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको मजबूत करना चाहिए, जैसे रेलवे से, बजाय कि उसका निजीकरण करें जो आज आप कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो राशन दिलाने की जो सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए। आपके वाटर सप्लाई को मजबूत करना चाहिए, पानी, बिजली, ये सब तो सबको चाहिए ना। और आम जनता का ही पैसा तो सरकार का पैसा होता है। सरकार का पैसा पूंजीवादियों का थोड़ी होता है, वो तो बहुत कम मिलता है वहाँ से डायरेक्ट टैक्स में, वो बढ़ाते ही नहीं वो टैक्स। लेकिन 60% से ज़्यादा आपका जो सरकार का जो रेवेन्यू है, पैसा है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है। आप गरीब से गरीब जो साबुन, तेल मार्केट में खरीदता है, उस पर टैक्स पर लगता है, वही पैसा जो है वो सरकार की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो जनता का हक है कि अपना ही पैसा जनता के भलाई के लिए, जनता की सुविधाएं के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, जनता की, और हम मानते हैं कि पूरी फ्री शिक्षा होनी चाहिए, जैसे कई देशों में है। यूरोप में कई देशों में पूरी शिक्षा केजी से पीजी तक फ्री होती है, और बेहतरीन उनकी शिक्षा प्रणाली है। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोठारी कमीशन ने 1964 में, 64 से 66 की बात हो रही थी, तभी कर ली थी कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, ये कि गैर बराबरी स्कूल में नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आज तक वो लागू नहीं किया गया, और गैर बराबरी और ज़्यादा होती गई, और अब तो हज़ारों की तादाद में हमारे सरकारी स्कूल बेचने लगे, कितने सारे स्टेट्स में बेचे जा रहे हैं, बिक चुके हैं। तो हम समझ रहे थे कि इस नई शिक्षा नीति के ज़रिए अगर हम लोगों से बातचीत करके, जनता से बातचीत करके, जो लोग इसमें ज़माने से इसके बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे बात करके आप एक ऐसी शिक्षा नीति लाते जो वाकई जनता की भलाई के लिए है, जनता को शिक्षित करने के लिए है, जनता को अपने जो स्तर से और ऊपर उठने का एक ज़रिया देगी, और हमारी एक सोच जो है ऐसी होगी कि हमारे जो संविधान के वैल्यूज़ हैं, हमारे जो इंसानियत के जो मूल्य हैं, हमारे जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की और बराबरी के जो मूल्य हैं, और एक आज़ादी की सोच, और एक आज़ादी से हम लोगों को बोलने की जो आज़ादी हमें संविधान ने दी है, और एकजुट रहने की जो हमें समझ है संविधान से मिलती है, ये सब बातें हम लोगों को अपनी शिक्षा के ज़रिए मिलेंगी। लेकिन जिस तरह का ये ढांचा आया है कि पूरा कॉर्पोरेट चलाएगा, और इस तरह के तत्व इसमें कंट्रोल करेंगे कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, और सब तरह के दकियानूसी, गैर वैज्ञानिक और सांप्रदायिक विचार डाले जाएंगे। अब तो 3 साल की उम्र से लेके आप पूरे उच्च शिक्षा तक आपको इस तरह का कंट्रोल जो मिलेगा, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये एक, आप समझ लीजिए, एक जॉइंट प्रोजेक्ट, आज की बात नहीं है, ये ज़माने से जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनके ज़रिए कि किस तरह से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों को कंट्रोल करें, और एक जो दुनिया भर में जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो
एक पूंजीवादी एक हो गए थे, किस तरह से अपना मुनाफा बढ़ाएं। सारे देशों में बुरा हाल किया जा रहा है आम जनता का, अमेरिका का भी बुरा हाल हो गया है। तो जहाँ पे एक संगठन है, आंदोलन है, ख़ास तौर से छात्र आंदोलन मजबूत हैं, वहाँ पे उन देशों में अभी भी ये पूरी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन पूरी कोशिश हो रही है। हमारे देश में तो पहले घुटने टेक दिए और पहले पिछली सरकार इनके इशारों पे नाचना शुरू कर दिया था। उतना नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग मीडिया नहीं तब तक भी की थी, तब तक जुडिशरी पे भी हमें कुछ उम्मीद थी, और तब तक सारी संस्थाएं हमारी ख़त्म नहीं हुई थी। इस सरकार ने आके तो सारी संस्थाओं को ख़त्म कर दिया और एक एक करके जो आवाज़ उठाता है उसको बंद कर देते हैं। अभी जिस तरह से ये नागरिकता संशोधन कानून को लेके जितने लोगों ने एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चलाया इतने दिनों तक, उनको भी एक के बाद एक झूठे उनके ऊपर चार्जेस लगा के बंद किया जा रहा है। जो हिंसा फैला रहे हैं, जो हिंसा की बात कर रहे हैं और हिंसा ऑर्गेनाइज करने का सबूत उनके खिलाफ मिल चुका है, उनको वो तो राज कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में एक के बाद एक हमले करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे हमले करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ बंद करवा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि एक दफ़ा उच्च शिक्षा को ये कंट्रोल कर लेंगे तो JNU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी जैसी कोई यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी नहीं और सब टुकड़ों में बट जाएंगी। सबके ऊपर एक BOG राज करेगा, वो अपना चलाएगा हुक्म। टीचर्स को बोलने की, सोचने की, स्टूडेंट्स को बोलने सोचने की इजाज़त नहीं है। फ़ीस इतनी क्यों है, तनख्वाह इतनी कम क्यों है, नौकरी से क्यों निकाला गया है, कोर्स में क्या डाला जा रहा है, क्या नहीं डाला जा रहा है। और देश की जो पूरी गैर बराबर जो हमारा समाज बन गया है उसके ऊपर सवाल करना तो भूल ही जाइए। तो ये पूरा एक गुलामी का ढांचा है और हम सबको बहुत ही चौकन्ना हो के, सतर्क हो के इसको सबसे पहले समझना है। बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं जिनको इसकी पूरी समझ है ही नहीं। अरे इसमें तो ये बहुत अच्छा है, इसमें तो वो बहुत अच्छा है। आप उसकी असलियत को तो देख ही नहीं रहे हैं। ऊपर जो आइसिंग है रंग बिरंगी उसको देख रहे हैं और जो अंदर जो जहर भरा हुआ है वो आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को दोबारा पढ़िए और हमसे बात कीजिए, तो अपनी समझ बनाइए, तब आप आर्टिकल लिखिए। और बिना पूरा समझ कि आप आर्टिकल लिख देते हैं और कहते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आप बहुत इससे नुकसान आप कर रहे हैं। तो मैं, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनकी मैं कदर करती हूँ, लेकिन उनको भी पहले अपनी समझ बनाने में थोड़ा समय बिताना चाहिए। सरकार चाहती है कि जल्दी जल्दी में सब कुछ कर दो, किसी को समझने का मौका ही नहीं मिले। अरे क्या जल्दबाजी है आपको। तो सबसे पहले आप आपदा में क्या लोगों का हाल हुआ है पहले वो तो ठीक करो, रोज़गार दो लोगों को। जब खाने के लिए पैसा नहीं तो क्या वो स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि देशद्रोही एक नीति कमी देखने को मिली है। और हम पूरा शिक्षक समुदाय हिंदुस्तान में, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो, इसका विरोध करता है और हमने अपना विरोध जाहिर किया है और हम फिर से करेंगे। और सब स्टूडेंट्स, टीचर्स और आम जनता, महिलाओं का बहुत इसमें अहम रोल है, क्योंकि महिलाओं का सबसे बुरा हाल इस ऑनलाइन एजुकेशन में हुआ है। घर में बंद हो गई हैं लॉकडाउन में, जितनी भी पहले भी पीड़ा थी तो वो तिगनी चौगनी हो गई है। अब्यूज़ बढ़ गया है, कितनी रिपोर्ट आ रही हैं, कम से कम 60% अब्यूज़ तो बढ़ा है, उससे भी ज़्यादा हो तो अप्रैल में ही बढ़ गया था। और घर के कामों में उनको दोबारा लगा दिया है। कौन सी जब आपको समय मिलता है अलग से बैठ के क्लास अटेंड करने का, आपको बुला लिया जाता है कि ये पकाना है, इस बच्चे की देखभाल करनी है, वो करना है। तो महिलाओं का और महिला विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ। सबसे ज़्यादा जल्दी उनको निकाल दिया जाएगा और वो इनकी पूरी जो मनुवादी सोच है, पितृसत्ता में जो बिल्कुल डूबी हुई और जाति प्रथा में डूबी हुई, वही रूढ़िवादी सारे विचार डाले जा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि महिलाएं भी किचन में रहें और अपनी पति की सेवा करें और कभी अपने खिलाफ जितना भी इनके साथ जो इन्हीं के कुछ खास लोग जो अपने आप को गॉडमैन कहते हैं और किस तरह से उन महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया है, वो लोग सब बचे रहें। हाँ, जो बलात्कार करते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, वो बचे रहें और जो विक्टिम्स हैं उनको जेल में डाल दो, उनको बंद कर। तो आपको मालूम है कि इनकी सोच क्या है, इनकी सोच महिलाओं को लेके क्या है। बेटी बचाओ तो बेटी इनसे बचाओ, सबसे पहले कौन सा बेटी बचाओ हो रहा है। तो जनता को ये सब बातें मालूम हैं और ये शिक्षा नीति से इसमें बहुत ज़्यादा और गिरावट आएगी, हमारे हकों में गिरावट आएगी, हमारे
मतलब अब तो एकलव्य का अंगूठा ही नहीं, अब तो पूरे पैर ही हमारे काटे जा रहे हैं और देश की जनता बहुत मुश्किल से फिर उठ पाएगी। तो इसलिए हमें इस बहुत ही मतलब कहते हैं कि देशद्रोही और निजीकरण की तरफ हमको ले जाने वाली और पूरा हमारे जो संवैधानिक जो संविधान में हमारे जो मूल्य हैं उनके खिलाफ हमें मोड़ने वाली ये जो शिक्षा नीति का ढांचा है जो हमारे सामने रखा गया है, इसका हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर जो बातें मैं आपके सामने रखना चाह रही थी वो मैंने रख दिया है। ये पीपीपी की बात जो थी कि पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती थी और अब ये पब्लिक फिलैंथ्रोपी पार्टनरशिप की बात, यानी कि वो परोपकारी जो आ गए ना इसमें, तो वही प्राइवेटाइजेशन है, चाहे आप उसको कोई भी नाम दें। हाँ, और जो बाहर से यूनिवर्सिटीज़ आएंगी यहाँ पे कैंपस लगाएंगी तो आपको सिर्फ यूनेस्को की रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत है 2000 की, जिसमें साफ लिखा है कि जो ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय बाहर के यहाँ पे अलग अलग जो विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें आके गरीब देशों में कैंपस लगाती हैं तो बेहद घटिया किस्म की वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा सिर्फ कैंपस खोलने से और कमरे बनाने से नहीं होती है, जो एक पूरी एक प्रणाली है, आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है अपना, वो सही मायने में आत्मनिर्भरता तब आएगी। आप अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो आपके जो इतना टैलेंट है अपने देश में, जिस तरह से आपने खोज के JNU में हर तबके के बच्चे को लाने की कोशिश की, उसी से आपकी जो एक शिक्षा प्रणाली बनती है, एक मजबूत शिक्षा आपकी बनती है, जैसे हमारे बेहतरीन हमारे कई सारे विश्वविद्यालय हैं, वो बनाने से होता है। ये नहीं कि आपने कैंपस बना दिया, वहाँ से कोई टीचर थोड़ी आ रहा है यहाँ पे पढ़ाने। उनका जो पूरा एक सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसको हम लोग अपने तरीके से हमें अपने देश में डेवलप करना चाहिए, जनता को उसमें शामिल करके, ये थोड़ी कि जनता को दूर करके और एक मनुवादी सोच के। इसलिए हमें पूरी शिक्षा नीति जो अभी हमारे सामने रखी गई है, इसका हमें विरोध करना पड़ेगा और जो हमारे मुताबिक जो हमारे लिए ज़रूरी है, किस तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, उस पर जनता के साथ मिलकर हमें अभियान चलाना चाहिए और दबाव डालना चाहिए सरकार पे कि ये इस तरह का जनता विरोधी काम ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। शायद काफ़ी लंबा मैंने इसको, हाँ, जब भी 5 नहीं बजे हैं तो 1 घंटे से कम लगा है। कोई अगर आप लोग, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ कि किस तरह के सवाल आगे आ रहे हैं। ओके, पोंगापंथी जातिवादी सांप्रदायिक सरकार की नियत गरीबों के लिए ठीक हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आपने सही कहा जितेंद्र मौर्य, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो इसलिए देखिए, मुझे बहुत अजीब लगता है कि कुछ लोग दौड़ लगाने लगते हैं कि जल्दी से इसकी कुछ तारीफ कर दो। अरे आपको कम से कम शक तो होना चाहिए। आपने देखा इस सरकार का काम क्या है, क्या किया इन्होंने पिछले कुछ सालों में, कहाँ है हमारी शिक्षा, और ये क्या ऑनलाइन चला रहे हैं। तो आपको कम से कम, हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी और हम सोच रहे हैं कि आगे ट्रेनिंग शायद ना दी जाए स्टूडेंट्स को। हर चीज़ को शक की मिजाज से देखो, कोई भी चीज़ हो। अगर शक नहीं होगा तो आज हमारे जो एक जो धारणा थी पहले पुराने ज़माने में कि पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है, या सूरज जो है वो धरती के चारों ओर घूमता है, तो उसको कभी हम चैलेंज नहीं कर पाते। कोई कुछ कह रहा है, गौतम बुद्ध ने भी कहा था अपने विद्यार्थियों को एड्रेस करते हुए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो किताब में लिखा है, जो परंपरा ने बताया है, जो फिलॉसफी बता रही है, उसके बुनियाद पे मत जाओ, उसके बेसिस पे मत तय करो। खुद सोचो, अपने लिए तय करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए शक के मिजाज से हमको देखना चाहिए कि ये इसके पीछे है क्या। पूरा तो पढ़िए, आप पूरा पढ़िए तो देखिए उसमें लिखा क्या है। मैं तो उसमें वर्बैटिम मैंने सुना दिया आपको क्या लिखा है, उसमें मैंने सुना दिया कि आपके ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, उनको मनमानी करने की छूट होगी।
तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है? निजीकरण जो आपने कर दिया, इतने सारे हमारे पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर दिया है, देश की पूंजी को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या निजीकरण हमारे शिक्षा प्रणाली के लिए अच्छा होगा? हमारी शिक्षा के लिए अच्छा होगा क्या? हो सकता है क्या? ये गरीबी को और नहीं बढ़ाएगा क्या? ये गैर बराबरी को और नहीं बढ़ाएगा क्या? जो पहले से अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। तो क्या ये हमारी शिक्षा का मकसद होना चाहिए? ये हमारे जो आज़ादी के आंदोलन के बाद जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर्स जिनको हम कहते हैं, ये तो उनके हिसाब से शिक्षा का मकसद नहीं था। शिक्षा का मकसद था कि सही मायने में जमहूरियत आए, और हमें तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक हम सही मायने में जमहूरियत नहीं लाते हैं। हमारी जो गरीब जनता है उनको उनका हक दिलाना है। तो इसलिए लोगों को सोच समझ के अपनी बात रखनी चाहिए। पहले इसकी पूरे तय में जाना चाहिए, पर्दे के पीछे क्या है वो देखना चाहिए कि अंदर क्या जो जहर भरा हुआ है इस खूबसूरत केक के अंदर, जो मीठा लग रहा है ऊपर से, अंदर क्या है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी इसके तय में जाइए, पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जनता के बीच में जाके इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जनता आसानी से समझ जाएगी। जनता पहले से ऑनलाइन एजुकेशन से परेशान है। आप ये बता देंगे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इस शिक्षा नीति की रूह है, केंद्र बिंदु है, तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। इसी से लोग सब समझ जाएंगे। तो साथियों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी इसको और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मैं अपने और साथियों से जो स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, जानकार हैं, उनसे भी और सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि किस होशियारी से ये दिखाया जा रहा है, पैकेज किया जा रहा है, और इसकी असलियत क्या है, उसके नतीजे क्या होंगे, और हमें किन किन सवालों को अभी उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता, छात्र शिक्षक एकता, महिला छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद। और आगे उम्मीद हम करते हैं कि हम इस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे।